नमस्कार, अब रोजाना.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामले एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं और सिर्फ देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। और देश की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में नए मामले बढ़ने लगे हैं और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भारत के अलावा सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग जैसे कुछ एशियाई देश हैं जहां पर कोरोना वायरस तेजी से एक बार फिर पैर पसार रहा है। और वहीं अगर देश में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो उनके मुताबिक भारत में 12 मई से 19 मई के बीच जो पूरा हफ्ता गुजरा है उसमें 164 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें देश में कुल 257 मामले हो गए हैं, यानी कि एक्टिव केसेस 257 है। अब अभी तक का जो पूरा एनालिसिस हुआ है उससे ये पता चलता है कि हाल के मामले ज्यादातर हल्के हैं। महामारी से जुड़े जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इस वेरिएंट के बारे में बहुत विस्तार से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, इन मामलों को BA.2.86 के JN.1 सब वेरिएंट से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे पिरोला स्ट्रेन भी कहते हैं। अब ये कितना खतरनाक है और एक बार फिर जिस तरीके से हम मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो कितना खतरा हमारे लिए, आपके लिए पैदा कर सकते हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या कोविड के दौर में जो वैक्सीन हमने, आप सबने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने लगाई थी, क्या वो वैक्सीन भी कारगर होगी इस वेरिएंट पर? या वेरिएंट पे जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं और बार-बार कोरोना वेरिएंट पे जो इतने बदलाव हो रहे हैं, वो कितने खतरनाक स्तर तक जा सकता है? क्या वैक्सीन के लिए अब एक बार फिर से हमें इंतज़ार करना होगा अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है? या नेक्स्ट जेन वैक्सीन की बात अब जो शुरू हुई है, क्या वो एक रास्ता हो सकता है इस तरह के तमाम वायरसेस से बचने का? ये तमाम अहम सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए इस वक्त हमने डॉक्टर समीर भाटी को अपने साथ जोड़ा है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप और लगातार कोविड के दौर में भी किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, पूरे देश को आप बताते रहे हैं और इसीलिए हमने उनको जोड़ा है। बहुत स्वागत है आपका समीर भाटी साहब, अमर उजाला.com पर। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, सबसे पहले बड़ा बेसिक सा सवाल है, क्योंकि आप लोग खुद बताते रहे हैं और बहुत सारी बार आप सहित तमाम डॉक्टर्स के साथ हम लोग जुड़े हैं। उनका कहना है कि वायरस जो है वो अपने आप को लगातार म्यूटेट करता रहता है, बदलता रहता है, अपने आप को मजबूत करता रहता है। एक बार फिर अब ये जो नया वायरस का स्ट्रेन हम देख रहे हैं, पिरोला वायरस जिसको कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया में फिर फैलता हुआ दिख रहा है। भारत में भी 257 मामले आ गए हैं। कितना खतरनाक है ये? और ये जो बदलाव बार-बार वायरस में दिख रहा है, उसको कैसे समझाएं आम दर्शकों को? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर दर्शकों को इस तरह से समझा सकते हैं कि पहले हमने जब कोविड शुरू हुआ था भारत के अंदर, पहला वेरिएंट था अल्फा वेरिएंट। उसके हुँ, बाद हमने देखा सेकंड वेव जिसकी वजह से हुई थी, वो डेल्टा वेरिएंट था और थर्ड वेव अगर हम बात करें, जो कि 2022 में हमने जिसके मामले जी। देखे थे, वो था ओमिक्रॉन वेरिएंट। और 2022 से ही हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों से कि जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अपना रूप-स्वरूप बदलता जा रहा है। और हुँ, ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही कई तरह के सब लिए जा रहे हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हम ये जानते हैं क्योंकि वायरस को हम कैसे जानते हैं कि अब ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा घातक है, या तो वो बहुत ज़्यादा जानलेवा हो, या फिर उसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा हो, या फिर वो री-इन्फेक्शन कर सकता हो। मतलब अगर आपने हुँ, वैक्सीन भी लगाई है या पहले से संक्रमण हुआ हो, तो ये 3 पैमाने हम देखते हैं वायरस के। तो ओमिक्रॉन के अंदर 2 पैमाने देखे गए थे, 2 कैटेगरी जी। में ये वायरस हमारे लिए खतरनाक था। जैसे एक तो ये हुँ, इन्फेक्टिव ज़्यादा था, संक्रमण दर ज़्यादा थी इसकी, और दूसरा ये री-इन्फेक्शन भी कर सकता था कि मतलब आपको पहले इन्फेक्शन हुआ है, फिर से आपको इन्फेक्शन कर सकता था। अभी JN.1 की बात कर रहे हैं तो JN.1 ओमिक्रॉन ही जो कि भारत में थर्ड वेव लाया था, उसी की एक फैमिली है। और JN.1 की जैसा हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी एशिया के अंदर केसेस बढ़े हैं, हुँ, उसमें क्या देखा गया था कि उसके स्पाइक प्रोटीन में कुछ बदलाव थे। स्पाइक जी। प्रोटीन अगर हम आम भाषा में समझाएँ तो जो वायरस के ऊपर जो नुकीले-नुकीले वो निकले हुए होते हैं ई की तरह, हुँ, वो हुँ, उसके अंदर इसमें बदलाव था। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा था कि भई इस वायरस के बारे में हमें और जानकारी लेने की ज़रूरत है। पर जितनी जानकारी JN.1 वेरिएंट जिसकी वजह से अभी जी। सिंगापुर, हांगकांग वगैरह में केसेस बढ़े हैं, उसके बारे में ये जानकारी है कि ये कंटेजियस है, मतलब ये संक्रमण ज़्यादा करता है और ओके, आपकी इम्यूनिटी अगर पहले से है, चाहे वैक्सीन से है, चाहे आपको पहले से संक्रमण हुआ है, आपको दोबारा से इन्फेक्शन करने की क्षमता JN.1 रखता है, पर घातक उतना नहीं है। ओके। ये बड़ी बात आपने कही, लेकिन मैं बड़ा समझना चाह रहा हूँ उसको। हम लोगों को ख़ास करके जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया कि एशिया में फैलता हुआ दिख रहा है। एक तो एशिया में फैलने के पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं, थोड़ा-सा और बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, एक। दूसरा, अगर मैं भारत के लिहाज से बात करूँ, हम लोगों को कितना चिंतित होने या तनाव लेने की ज़रूरत है इस खबर को देखकर?
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ज़्यादातर अगर हम जैसे इस तरह के वायरस की बात करें तो एक तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली कि मतलब आप क्लोज़्ड एरियाज़ में ज़्यादा हैं और हुँ, कई बार कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी होती है, बाहर का वातावरण भी कई बार वायरस को पनपने में उस तरह से हेल्प करता है, तो कुछ इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर होते देखे जाते हैं। और जी। दूसरा कई बार क्या होता है कि कोई अगर इस तरह का कोई इवेंट है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ गैदरिंग वगैरह हो रही है, जैसे कुछ कंट्रीज़ में जिनका अभी हम नाम ले रहे हैं, वहाँ पर देखा गया है कि कुछ इस तरह के इवेंट हुए हैं, जिन इवेंट की वजह से एकदम से वहाँ पर उछाल देखा गया है या वहाँ पर ये वेरिएंट पहले ना हुआ हो। जैसे हुँ, JN.1 ज़्यादातर पहले यूरोप में देखा गया था, पिछले साल इसके हुँ, केसेज़ देखे गए थे। तो जिन कंट्रीज़ के लिए वेरिएंट नया है, तो वहाँ पर उसका संक्रमण दोबारा हो सकता है क्योंकि हमारी हुँ, इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट नहीं बनी। तो इस वजह जी। से एशिया में अभी फिलहाल इसके केसेज़ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं बड़ा समझना चाह रहा हूँ क्योंकि हम सब ने वैक्सीन लगवाई थी। हम सब ने क्या, पूरी दुनिया ने लगवाई थी और भारत में तो बहुत बड़ी ड्राइव चली, भारत ने अपने यहाँ तो वैक्सिनेशन किया, पूरी दुनिया में की। क्या अब ये जो वायरस अपनी ताकत बढ़ाकर वापस आ जा रहा है, भले ही इसके लक्षण अभी हल्के ज़रूर हैं, फिर भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स आप बता रहे हैं, लेकिन क्या वैक्सीन का असर कम हो रहा है? और अगर वायरस और ज़्यादा मजबूत होता है, तो रीवैक्सिनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, नेक्स्ट जेन वैक्सीन की ज़रूरत पड़ सकती है? हाँ, तो इसको देखिए इस तरह से समझने की ज़रूरत है। वैक्सीन हमने भारत में कब लगाई थी? वैक्सीन हमने हुँ, भारत में लगाना शुरू किया था और मेजर हमारे यहाँ वैक्सीन कौन-सी लगी थी? एक कोविशील्ड लगी थी और एक कोवैक्सीन लगी थी। जी, तो कोविशील्ड हम लोगों को जब वैक्सीन लगना शुरू हुआ था, ड्राइव शुरू हुई थी, वो हुई थी 2020 अगस्त के अंदर और जी, कोवैक्सीन हमको लगना शुरू हुआ था 2021 के अंदर, जनवरी के अंदर। तो वैक्सीन लगे तो ख़ैर काफ़ी साल हो गया, पर हमने ये ज़रूर देखा था कि जब कोविड वैक्सीन बनी थी, तो वो जो पहले वाला वेरिएंट था, जब हुँ, शुरुआत हुई थी कोविड हुँ, की अल्फ़ा, उसको लेकर बनी थी। पर जो कोविड की वैक्सीन थी, वो जिन लोगों को लग गई थी पहली वाली वेव में, तो उनको हुँ, सेकंड वेव में प्रोटेक्शन मिला था, जो कि डेल्टा वाला काफ़ी खतरनाक था और उसके हुँ, बाद जिन-जिन लोगों ने फर्स्ट डोज़ ली या सेकंड डोज़ ली या बूस्टर भी लिया, उनको थर्ड वेव जो ओमिक्रॉन से आई थी 2022 में, उससे भी प्रोटेक्शन मिला। और अभी हुँ, फिलहाल ओमिक्रॉन के ही सारे ये वेरिएंट आ रहे हैं जो JN.1 की, तो हम ये मान रहे थे कि थर्ड वेव तक हमें इससे प्रोटेक्शन मिला। पर अब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर सबका ये सवाल है कि अगर वैक्सीन उस टाइम लगी थी, तो क्या अभी तक वैक्सीन की एफिकेसी है? क्या अभी तक हम जी, वैक्सीन से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? देखिए उसमें 2 चीज़ थी, एक तो वैक्सीन लगी थी और दूसरा हम लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ था, कि हुँ, री-इन्फेक्शन भी हुआ था क्योंकि जो वैक्सीन है, वैक्सीन क्या काम करती है? वैक्सीन आपको गंभीर बीमारी से बचाती है, हॉस्पिटलाइज़ेशन से बचाती है, डेथ रेट को कम करती है, पर संक्रमण तो फिर भी आपको हो सकता है क्योंकि संक्रमण और बीमारी में फ़र्क है। तो हुँ, आपका हुँ, हुँ, टेस्ट पॉज़िटिव हो सकता है, संक्रमण हो सकता है और आपने ऐसे काफ़ी केसेज़ देखे भी होंगे जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी, उनको कोविड तो दोबारा से हुआ ही था, मतलब हुँ, संक्रमण तो हुआ था। तो संक्रमण हमें हो सकता है पर बीमारी की गंभीरता होने के चांसेस कम रहेंगे 2 वजह से क्योंकि एक तो पहले से सबको इन्फेक्शन भी हो चुका है, ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। तीसरा क्योंकि JN.1 ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है और हुँ, ओमिक्रॉन के बारे में हम ऑलरेडी जान रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उतना ज़्यादा खतरनाक भारत के लिए नहीं रहेगा, पर जैसा हुँ, कि बार-बार हेल्थ एडवाइज़री आती है कि जो वल्नरेबल लोग हैं, जी, जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारियाँ हैं, उनका हमें थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और जैसा आपने एक सवाल और पूछा कि फर्दर आगे वैक्सीन को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जी, तो देखिए इस बारे में जैसा हम बार-बार बात करते हैं हमेशा पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोविड हम लोगों के बीच में से गया नहीं है। हुँ, ये उसी तरह का एक वायरस बन चुका है जैसे कि और एक नई तरह के वेरिएंट वायरस और भी अन्य तरह के हम हुँ, जैसा हुँ, हुँ, दिखते हैं। तो ये ज़रूर हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जैसे हमारी एक फ्लू की वैक्सीन होती है जो हर जी, साल फ्लू का स्ट्रेन चेंज होता है, वैसे ही हुँ, इस तरह की कोविड की वैक्सीन का स्ट्रेन उस टाइम कौन-सा ओवरऑल सर्कुलेट हो रहा है स्ट्रेन उसके अकॉर्डिंग बनाई जा सकती है, खास तौर पे बुजुर्ग एल्डरली लोगों के लिए या जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक है। भारत के लिए एक और चीज़ है भारत के संदर्भ जी, में देखिए तो जैसा अभी यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, हुँ, ह्यूमिडिटी है, तो आम तौर पे जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा वायरस के लिए अनुकूल होती नहीं है। क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादातर हम गर्मियों के अंदर कम ही देखने को हुँ, मतलब मिलता है। पर अभी जैसा कि एक और चीज़ देखी जा रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी भी हुँ, बढ़ रही है, कभी बारिश, कभी गर्मी, तो कई बार इस तरह का एटमॉस्फेयर वायरस के जी, पनपने के लिए
थोड़ा सा अनुकूल हो सकता है। तो पर फिलहाल अभी हम यही मान रहे हैं कि री इन्फेक्शन, क्योंकि हम लोगों को बार बार हो चुका है, कई बार हो चुका है, इस वजह से हमारी इम्यूनिटी बनती जा रही है। नेचुरल इन्फेक्शन हम लोगों को हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक चीज और होती है जिसको हम जी। मेमोरी सेल कहते हैं। मतलब हम्म। एक बार आपको किसी वायरस से इन्फेक्शन हो गया तो आपकी बॉडी उसको पहचान लेती है, और अगर आपको फिर हम्म। से इन्फेक्शन होता है तो वो टी सेल्स, बी सेल्स आपको फिर से हम्म। उससे प्रोटेक्शन दिलाते हैं। ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात देखिए, एक बात जो बार बार मेरे भी दिमाग में आ रही थी आप जब ये पूरी बात कह रहे थे, और बहुत सारे लोग, हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे वैक्सीन को लेकर ही, कि एक तो नेक्स्ट जेन वैक्सीन, और जिस तरीके से आपने कहा कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए कि फ्लू के वैक्सीन की तरह हर साल हम उसको लगवाएं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर, कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठे। अब इसीलिए एफिकेसी को लेकर बार बार सवाल उठता है कि अगर वायरस म्यूटेट हो रहा है और वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो कभी क्या किसी स्टेज पर जाकर वो हमारे लिए फिर कोविड-19 महामारी के जैसा खतरनाक हो सकता है। एक दूसरा, वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे मिथ, बहुत सारी बातें, बहुत सारे अंदाजे लगाए गए कि भाई वैक्सीनेशन के बाद अचानक जो हार्ट अटैक के मामले हमने देखे, बहुत सारे लोगों ने उसको उससे जोड़कर देखा। ये सारा भी एक डर है जो कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, तो देखिए इसमें दो चीजें हमें समझने की, जैसे आपका पहला सवाल था कि जैसे वायरस बार-बार अपना रूप स्वरूप बदल रहा है, म्यूटेट कर रहा हम्म। है, पर अभी 2022 से और अभी हम 2025 के अंदर है, पिछले 2-3 सालों में देखें तो ओमिक्रॉन के ही सब लीनिएज आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ है, जैसे हम भी भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग काफ़ी करते हैं, ये देखने के लिए कि भई वायरस ने अपने आप को पूरी तरह से तो नहीं बदल लिया, पर जी। वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ही ज़्यादातर बदलाव आ रहा है। वायरस अलग कोई बदल कर नहीं आया कि जैसे अल्फा आया, फिर डेल्टा आया और फिर ओमिक्रॉन के ही सब टाइप आ रहे हैं। तो अभी तक 2-3 साल में तो देखो वायरस ने अपने आप को बदला नहीं है पूरी तरह से। हम्म। तो और उसकी वैसे हम सर्विलेंस भारत के अंदर काफ़ी स्तर पर करते भी हैं। अ, अगर वायरस पूरी तरह से बदल जाता है, एकदम कोई नई तरह का वेरिएंट वायरस आ जाता है, तो निश्चित तौर पे उस पे एक वैक्सीन की ज़रूरत पड़ सकती है। फिलहाल बूस्टर को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई है कि आपको दोबारा से लगाने की ज़रूरत है, और हम्म। अभी जैसे हम लोगों को एक हाइब्रिड इम्यूनिटी भी मिली हुई है, मतलब हम लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है और वैक्सीन भी लगी हुई है। तो जो जी। हाइब्रिड इम्यूनिटी होती है, वो और ज़्यादा असरकारक होती है। मतलब वो उन लोगों में भी उस पे काफ़ी सारी हम्म। रिसर्च करी हुई है कि खाली हम्म। वैक्सीन आपने ली है और अगर आपको इन्फेक्शन भी हो गया, तो वो आपकी डबल इम्यूनिटी हो गई। तो भारतीयों में ओके। इस तरह से हाइब्रिड इम्यूनिटी बनी हुई है। और जैसे आप वैक्सीन की बात कर ही रहे हैं कि देखिए वैक्सीन के हम्म। ऊपर अभी ऑलरेडी रिसर्च चल ही रही है, और अभी फिलहाल कुछ देशों में तो इस तरह की स्ट्रेन से रिलेटेड वैक्सीन बन रही है। पर देखिए स्ट्रेन हम हर साल देख रहे हैं कि हम्म। बदलाव होता जा रहा है। तो वैक्सीन को हम बार-बार उस तरह से तो नहीं बदल सकते, पर अब जैसा आगे आने वाले समय में मेरे को यही लगता है कि जैसे फ्लू की वैक्सीन होती है, वैसे ही हम्म। कोविड की वैक्सीन हम लोगों को लेनी पड़ सकती है, खास तौर पे जो बुजुर्ग और कोमॉर्बिड लोग हैं। जी। एक आखिरी सवाल सर, आम लोगों को, हम लोगों को, हम जैसे लोगों को, सबको, पूरे देश को आप सलाह क्या देना चाहेंगे अगर वैक्सीन म्यूटेट हो रही, माफ कीजिएगा, वायरस अगर म्यूटेट हो रहा है, ठीक है उसका असर हल्का है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, वायरस है, जिस तरीके से कोविड का दौर हमने देखा था, लेकिन उसके अलावा अपने आप को मजबूत रखने के लिए, यानी कि मैं अपनी तमाम चीजों की बात कर रहा हूं, आप किस तरीके से अपने आप को मजबूत रखें ताकि इस तरह की जो वायरस हैं वो अब ज्यादा असर ना डाल पाए, क्योंकि ऑलरेडी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि वैक्सीन और उसके बाद जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ी, और नेचुरल इम्यूनिटी जो बढ़ी, वो ऑलरेडी एक शील्ड का काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी कैसे अपने आप को और सेफ रख सकते हैं हम लोग, क्या कुछ टिप्स आप देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। एक जो आपने सवाल भी पूछा था कि वैक्सीन को लेकर कई लोगों के मन में मिथ हम्म। रहे थे कि उसकी वजह से जैसे यंग हार्ट अटैक और सब चीज़ें ऐसे देखने को सुनने, ऐसा देखिए जितनी भी रिसर्च आई उसमें ये पाया गया था कि वैक्सीन से हॉस्पिटलाइज़ेशन कम हुआ था, डेथ रेट काफ़ी कम हुई थी, और सेकंड वेव के अंदर भी जिन्होंने फर्स्ट वेव में वैक्सीन ले ली थी, वो लोग सुरक्षित रहे थे। और हम तो हेल्थ केयर वर्कर, हम लोगों ने तो सबसे पहले वैक्सीन ली थी, और जी। वैक्सीन की वजह से ही हम लोगों को सुरक्षा मिली थी। तो ये निश्चित तौर पे हमें इस मिथ को तो क्लियर करना, और ये काफ़ी बार इसको क्लियर किया भी जा हम्म। चुका है। दूसरा, जैसा हम देख भी रहे हैं कि इम्यूनिटी की जैसे आपने बात की, तो इम्यूनिटी को आपको
किसी भी तरह के वायरस से, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वही 2-3 चीजें जिनका आपको हमेशा ध्यान रखते रहना है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी डाइट को ठीक रखना है। डाइट के अंदर जैसे ठीक रखने की अगर हम बात करें तो जितना हो सके आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह का डाइट में इस्तेमाल जरूर करें। अपने कुछ सप्लीमेंटेशन को तो मैं नहीं कहूंगा, बट मैं ये कहूंगा कि कुछ विटामिन है जिनका इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें एक विटामिन डी होता है। आपने देखा होगा कोविड के दौरान भी विटामिन डी एडवाइस किया जा रहा था, क्योंकि भारतीयों के अंदर खासतौर पे विटामिन डी बहुत कम होता है, बिकॉज ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पोल्यूशन होता है और इंडोर हम ज्यादा रहते हैं। तो विटामिन डी क्योंकि आपकी इम्यूनिटी से बिल्कुल लिंक है, तो आप विटामिन डी का जांच करा के अगर कम है तो वो जरूर लें, क्योंकि वो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा विटामिन सी के लिए आपको टैबलेट वगैरह नहीं खानी, पर विटामिन सी के लिए जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, आंवला हो गया, इन सब का आप इस्तेमाल करें, तो ये भी आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। और दूसरा, जैसा हम देखते हैं भारतीयों में स्लीप डिप्राइव्ड है, नींद पूरी तरह से नहीं लेते, नींद और इम्यूनिटी का भी लिंक देखा गया है, तो अपनी नींद आप ठीक रखेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ आप चीजें जरूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, और साथ के साथ एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार सारी रिसर्च ये कहती है कि भारतीयों में मूवमेंट कम है, तो एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो ये 4-5 चीजें आप करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, क्योंकि जैसा इंडिविजुअल के ऊपर फर्क पड़ता है किसी भी तरह के वेरिएंट और वायरस का, तो जितनी स्ट्रांग हमारी इम्यूनिटी होगी उतना ही हमें किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर भाटी, बहुत धन्यवाद आपका अमरउजाला.com पर जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों के लिए जो बहुत सारे सवाल उनके मन में उठ रहे थे, तमाम लोगों के मन में उठ रहे थे, उन पर से धुंध साफ करने के लिए, क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई एक बार फिर से वेरिएंट आ रहा है, नए तरीके से आ रहा है, नया वेरिएंट है, कितना खतरनाक हो सकता है। वैक्सीनेशन को लेकर सब बात कर रहे थे कि क्या रीवैक्सीनेशन अगर बढ़ता है तो क्या रीवैक्सीनेशन की जरूरत होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और आप भी जो तमाम बातें डॉक्टर भाटी ने बताई हैं उनका जरूर पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें, और हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहें। धन्यवाद।